नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। किसान भाइयों, आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति की चाह होती है कि वह जो व्यवसाय कर रहा है वह तुरंत फलीभूत हो। ऐसी ही चाह हमारा किसान भाई भी अपने मन में रखता है, जिसके चलते वह रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करता है। इन रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से जहां एक ओर हमारी धरा परिवर्तित होती है, वहीं दूसरी ओर इससे हमारा स्वास्थ्य भी अछूता नहीं रह गया है। इन सभी परेशानियों से हमें बचाती है जैविक खेती। जैविक खेती के विषय में आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमेशा की तरह खबरें खेती और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। हरित ऊर्जा में मध्य प्रदेश बनेगा नंबर 1। धान की फसल में गर्दन तोड़ रोग, कपास की फसल में इल्ली नियंत्रण, दुधारू पशु के थन में सूजन और शेड नेट तकनीक। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश का पहले नंबर का राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान मुंबई में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित रोड शो में निवेशक समुदाय को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन ऊर्जा ही भविष्य की ऊर्जा है। विश्व का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट रीवा में लग रहा है। इसमें 4,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों से आग्रह किया कि वे मध्य प्रदेश में आएं। मध्य प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। धान की फसल पर गर्दन तोड़ रोग के लक्षण पहले पत्तियों पर, तने की गांठों, बालियों की गर्दन व दानों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे बनते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर पौधे गांठ से टूटकर नीचे झुक जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जब धान निरसने लगे तो उस समय बीमारी आने से पहले ही इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल या टिल्ट की मात्रा 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से व साथ में स्टेप्टोसास्किलिन के 4 पाउच मिलाकर 200 लीटर का घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। अमेरिकन बालवर्म एक सर्वभक्षी कीट है। इस कीट की लार्वा अवस्था सितंबर से नवंबर तक नुकसान पहुंचाती है। छोटी अवस्था में लार्वा काले स्लेटी भूरे रंग की बाल रहित होती है। बड़ी होने पर गहरे हरे रंग में बदल जाती है व शरीर पर काले तिकोने आकार के धब्बे बन जाते हैं। इसका प्रकोप मुख्यतः फूल बनने की अवस्था में ज्यादा होता है। प्रकोपित फसल के डेंडुओं में छेद पाए जाते हैं। इसकी रोकथाम हेतु क्यूनॉल फास 25 EC 2 मिलीलीटर या एसीफेट 75 SP 2 ग्राम प्रति लीटर 500 लीटर घोल छिड़काव प्रति हेक्टेयर मान से या 200 लीटर घोल प्रति एकड़ मान से छिड़काव करना चाहिए। दूध देने वाले पशुओं में जीवाणुओं के द्वारा होने वाली थनैला बीमारी एक घातक बीमारी है। यह बीमारी पशुओं में गंदगी के कारण होती है। पशु के थनों में जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है तथा थनों में मवाद आने लगता है। आयन सूज जाता है और लाल हो जाता है। प्रभावित थनों से निकलने वाले दूध के साथ रक्त भी आने लगता है। शुरुआत में ही रोग की पहचान कर व समय से इलाज कराने पर रोग ठीक हो जाता है। अन्यथा पशु के थन खराब होकर सूख जाते हैं, जिन्हें अंधा थन कहते हैं। इन थनों का कोई इलाज संभव नहीं होता। रोग की जानकारी होने पर शीघ्र पशु चिकित्सक से संपर्क कर इसका उपचार कराएं। शेड नेट बांस, लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे पॉलीथीन की नेट या जाली से बनी एक घरनुमा संरचना होती है। इसमें प्रयुक्त पॉलीथीन को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए विशेष रूप से उपचारित किया जाता है। नेट या जाली सामान्यतः 2 रंगों, हरे व सफ़ेद रंग की होती है। हरा रंग पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है, जबकि सफ़ेद रंग पौधे की उत्पादकता बढ़ाता है। इस नेट के भीतर पौधों को उगाने के लिए मिट्टी, धान के भूसे एवं सड़ी हुई घास की परतों के बेड बने होते हैं।
इनमें धान का भूसा नमी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप भी शेड नेट बनाना चाहते हैं तो अपने आसपास के उद्यान अथवा कृषि अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आगे आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आइए सबसे पहले देखते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। आष्टा में न्यूनतम 1541 रुपए, अधिकतम 1900 रुपए। राजनगर में न्यूनतम 1550, अधिकतम 1620 रुपए। उदयपुरा में न्यूनतम 1600 रुपए, अधिकतम 1640 रुपए। शाजापुर में न्यूनतम 1695, अधिकतम 1792 रुपए। आइए अब देखते हैं सरसों के भाव। बीना में न्यूनतम 3050 रुपए, अधिकतम 4100 रुपए। सतना में न्यूनतम 3800 रुपए, अधिकतम 4156 रुपए। श्योपुर कला में न्यूनतम 4200 रुपए, अधिकतम 4367 रुपए। नीमच में न्यूनतम 4110 रुपए, अधिकतम 4385 रुपए। आइए अब देखते हैं सोयाबीन के भाव। गुना में न्यूनतम 3080 रुपए, अधिकतम 3580 रुपए। खातेगांव में न्यूनतम 2800 रुपए, अधिकतम 3500 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 2800 रुपए, अधिकतम 3680 रुपए। काला पीपल में न्यूनतम 3000 रुपए, वही अधिकतम 3580 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, ये तो थे हमारे समाचार। निश्चित तौर पर इनकी जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों, अब हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर अरविंद के पास, जो कि आपको बताएंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है। इसके चलते जहां एक और हमें कम लागत लगानी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर हमारी फसल भी हमें गुणवत्ता युक्त प्राप्त होती है। तो चलिए आपके साथ मैं भी देखती हूँ। जैविक कृषि के बारे में देखा तो हमारे भारतवर्ष में कई प्रदेशों में जैविक खेती की
अंतर्गत एरिया बढ़ रहा है। इसमें ऐसा है कि अभी हमारा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है सिक्किम राज्य को जैविक राज्य माना जाता है। और इसके अलावा ये जो मध्य प्रदेश में एरिया बढ़ रहा है, वैसे भी कर्नाटक और झारखंड में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो जैविक खेती का एरिया भी बढ़ रहा है हर साल। जैविक खेती के अंतर्गत हम बहुत सारे चीज़ें उत्पादन को कर सकते हैं, लाइक गेहूं का, चना का और सब्जियों का और फलों को भी ये कर सकते हैं। और ये जैविक कृषि करने के लिए, जैविक खेती के लिए कुछ पोषकांश का ज़रूरत पड़ जाता है कि समग्र पोषकांश जो होता है वो उसको सप्लाई करना पड़ता है। इसमें जो होगा गोबर का खाद, केचुआ का खाद और हरी खाद और इसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र्स क्या बोलते हैं हम, जैविक गोबर, वो भी डालना पड़ेगा। और प्राकृतिक मिनरल्स जो होता है, नेचुरल मिनरल्स, रॉक फॉस्फेट होगा, नहीं तो जिप्सम होगा और कई प्रकार की लाइम, वो सभी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे वो जैविक कृषि के लिए क्या वो पोषकांश का सप्लाई कर सकते हैं, वो पूरी तरह से किया जाता है। और ये जो गोबर खाद का प्रोडक्शन, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, उसमें अलग अलग तरीके से हम उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि एक 2-3 मेथड है, पॉपुलर पद्धतियाँ हैं गोबर उत्पादन करने का। एक होती है बेंगलोर मेथड और एक इंडोर मेथड और नाडेप मेथड। वैसे ही एक 8 से 10 तरीके से हम उत्पादन कर सकते हैं। उसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जब उत्पादन करते वक्त हमारा फार्म में, हमारा खेती में क्या क्या वेस्ट मटेरियल मिलता है, उसको इकट्ठा करके बाद में उसको अच्छी तरह से उपयोग करने का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी क्रॉप रेसिड्यूस कुछ क्या मिलता है, फार्म वेस्ट, उसको छोटे छोटे टुकड़ा करके इकट्ठा करके वो प्रॉपर साइज़ का पिट और डेरे बना के उसमें डालना चाहिए। डालते वक्त वो गोबर का गोल बना के उसमें डाल के और 3 हफ्ते के लिए उसको खाली छोड़ना है। तो उस वक्त क्या होता है, 3 हफ्ते के बाद हमको ये किचुआ का छोड़ना पड़ता है। तो इससे गोबर का उत्पादन हो जाता है। ये 3 हफ्ते से पहले अगर किचुआ को हम छोड़ दिया तो वो क्या तापक्रम, उष्णांश या टेम्परेचर ज़्यादा होने के वास्ते वो मर जाते हैं वो किचुआ। इसलिए 3 हफ्ते के बाद ही हमको वो अर्थवर्म्स को उधर छोड़ना पड़ता है। उसमें कोई अलग अलग स्पीशीज़ है, इसिनिया फोर्टिडा और फैब्रिकस, ऐसा कुछ कोई वैरायटीज़ है। उसमें इसिनिया फोर्टिडा वो जो कॉमनली ट्रॉपिकल माना जाता है, वो बहुत पॉपुलर है। किचुआ खाद बनाते वक्त क्या क्या सावधानी मन में ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये होता है वो डेरे प्रिपेयर करने का, वो प्रॉपर डायमेंशन में प्रिपेयर करना होता है। 10 फीट का लंबाई और 2 फीट का विड्थ और 1 फीट का हाइट, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा फार्मर्स का और कृषकों का क्या लभ्यता है वो जगह की, इसके वास्ते वो पिट बना सकते हैं। बाद में ये सारे फार्म वेस्ट को इकट्ठा करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें डालना चाहिए और लेयर वाइज क्या गोबर, मिट्टी, वो सभी डाल के उसको 3 हफ्ते तक छोड़ना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, वो पिट में, डेरे में तेवांश, जो मॉइस्चर का क्या प्रमाण रहता है, वो उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी आवश्यकानुसार हमें वो डेरे के ऊपर पानी डालना चाहिए। 3 से 3.5 महीना लग जाता है वो कंप्लीट पूरा किचुआ का खाद बनाने के लिए। तो उसके बाद चना से वो सभी सेपरेट करके बाद में पैक करके
हम खेती में डाल सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे वाह, क्या कहने। जैविक खेती के यह तो हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है, जिसे अपनाकर निश्चित तौर पर हम लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, आज के दौर में खेती महंगी होती जा रही है। साथ ही साथ मजदूरों का न मिलना और महंगी मजदूरी भी एक समस्या का कारण है। इन सभी परेशानियों से हमें बचा सकती है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती के माध्यम से हम संरक्षित तकनीक को अपनाकर उच्च गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। संरक्षित खेती किस प्रकार से की जाए और इसके क्या क्या लाभ हैं, इसी विषय पर आज आपको और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं लवेश कुमार चौरसिया, CIAE नवी बाग भोपाल से। आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती की, और संरक्षित खेती में जो हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं किस तरह से अच्छे से ले सकते हैं। हम देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश के काफ़ी कृषक दूरदर्शन दिल्ली का जो हेलो किसान कार्यक्रम है या किसान कॉल सेंटर है उसमें फ़ोन करते हैं और कई समस्याएं आती हैं उनकी, जिसके संबंध में वो बात करते हैं, या कृषि विभाग के अधिकारी उनको पूना तलेगांव लेके जाते हैं, नोएडा दिल्ली में लेके जाते हैं। लेकिन ये जानकारी आपकी भोपाल में ही उपलब्ध है। भोपाल में जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है नवी बाग में, वहाँ पे ऑलरेडी पॉली हाउस, शेड नेट की खेती हो रही है। आप देखेंगे अभी आके वर्तमान में तो उठी हुई बेड में ड्रिप और प्लास्टिक मल्चिंग के साथ हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, हम तुअर की खेती कर रहे हैं, स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं, और साथ ही शिमला मिर्ची को हमने पॉली हाउस में लगाया हुआ है, टमाटर हम लगाने जा रहे हैं। हम अपने यहाँ पे 2 दिन का प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। हमारे केंद्र के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर KVR राव, उनसे आप संपर्क करेंगे तो पॉली हाउस के लेआउट के बारे में क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, और उसकी ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, कितनी दूरी पे पॉली हाउस का निर्माण करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। और हमारे यहाँ केंद्र में आप आएंगे तो आपको प्रायोगिक परीक्षण करने को भी मिलेगा। आप अपने हाथ से मल्चिंग करके भी देख सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में किन खादों का इस्तेमाल करना है, और पौध संरक्षण की आज के समय में क्या आधुनिक विधियाँ हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और हमारे संस्थान में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी में कृषि विज्ञान केंद्र भी मौजूद है, तो जो किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी लेना चाहते हैं वो उससे भी ले सकते हैं। और साथ ही संस्थान के अंदर मशीनरी का डिवीज़न भी है, जहाँ आधुनिक खेती बाड़ी में उपयोग होने वाली मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आने के बाद आपको खेतीबाड़ी से संबंधित चाहे पारंपरिक धान्य फसलें हों, चाहे उद्यानिकी फसलें हों, फल वृक्ष हों या सब्जी हों, सभी की आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और हम जानते हैं कि आज के समय में सब्जियों में हम जब बेमौसम में लेते हैं तब उनका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी 1 महीने पहले बाज़ार में टमाटर का भाव अच्छा था, पर चूँकि इस समय बारिश के सीज़न में कोई भी किसान भाई अपने खेत में टमाटर नहीं लगा पाता, क्योंकि कीट बीमारियों का बहुत आक्रमण होता है बारिश में, और अति वर्षा होने के कारण खेती अच्छे से नहीं हो पाती। वही खेती हम पॉली हाउस के अंदर करें यदि बेमौसम में, तो हम
उत्पादन भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं और बाजार भाव भी अच्छा मिल सकता है। बस इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत ये होती है कि जो खुले खेत की जो सब्जियों की वैरायटी होती है वो पॉली हाउस में नहीं लगाई जाती है। पॉली हाउस के लिए हम वैरायटी को बदलना होता है, क्योंकि खुले खेत में हम जो टमाटर की खेती लगा रहे हैं वो डिटर्मिनेट वैरायटी कहलाती है, मगर वही यदि हम पॉली हाउस में लगाते हैं तो इनडिटर्मिनेट वैरायटी होती है, क्योंकि इसमें हम ऊपर बढ़ने वाली बेल के रूप में जो सब्जियां होती हैं उनको लगाते हैं। खुले खेत में हम जानते हैं जैसे कृषक भाइयों के यहाँ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खेत की संख्या कम होती जा रही है और जोत का आकार कम होता जा रहा है, तो अब दबाव ये बढ़ रहा है कि आबादी हमारी बढ़ रही है, उसके लिए खाद्यान्न का तो हमें प्रबंधन करना है। तो पॉली हाउस के अंदर हम बात करते हैं प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हम कितना उत्पादन ले रहे हैं। पारंपरिक खेती में हम एकड़ या हेक्टेयर से बात करते थे, लेकिन पॉली हाउस की खेती में हम पर स्क्वायर मीटर से बात करते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने पौधे आएंगे और 1 स्क्वायर मीटर से हम कितना उत्पादन प्राप्त करेंगे। अब चूंकि इसमें लागत ज़्यादा आती है तो इसमें भारत सरकार सब्सिडी भी प्रावधान कर रही है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से हम तकनीकी मार्गदर्शन इसका प्रदान करते हैं। बाकी सब्सिडी की जानकारी किसान भाई को लेना है तो अपने जिले के में स्थित जिला उद्यान अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और इसमें उनके लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था होती है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है MPCSFST। इसमें किसान भाई गूगल में जाके टाइप करें और जो भी नए किसान भाई इसमें पंजीकृत करेंगे सब्सिडी का उनको फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए उनको ये ध्यान रखना है कि जब अपने जिला यदि वो अपने घर के कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के द्वारा अप्लाई करते हैं तब तो, या जिला उद्यानिकी कार्यालय में जाके संपर्क करते हैं तब तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होता। लेकिन यदि वो बाजार में जाके साइबर कैफे से या MP ऑनलाइन के कियोस्क के द्वारा करते हैं रजिस्ट्रेशन तो उनको शुल्क का वहन करना होता है। तो ये अपने अपने जिले के उद्यानिकी अधिकारियों से संपर्क करें जो भी किसान भाई इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, और पंजीयन करते समय उनको अपनी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, खसरा की प्रति, जाति प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो अपनी अपलोड करनी होगी। इसी आधार पर उनका पंजीयन होगा और पंजीयन करने के बाद वो जाके अपने संबंधित व्यक्ति अधिकारी से मिले और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ सब्सिडी और पैसे से संबंधित कोई बात नहीं होगी, हम तकनीकी मार्गदर्शन तो पूरा प्रदान करेंगे। बाकी जो भी आपको अनुदान लेना है या पैसे का प्रबंधन करना वो राज्य सरकार के जिला उद्यान अधिकारी से मिलकर आप बात करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में DD किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी या अपने विचार हमें प्रेषित करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, हमारा ईमेल ID है krishidarshan.bhopal.mp@gmail.com। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।